Sitting chief minister from Jharkhand, Raghubar Das, was defeated by independent सरयू राय। ऐतिहासिक लम्हा। तो ये राजनीति की वो जो दिग्गज बनने की चीजें मैंने गिनवा दी, लेकिन यहाँ नेशनल कॉन्क्लेव में हम बात कर रहे हैं कि पिछले 23 सालों में झारखंड का क्या हुआ, अगले 10 साल या 20 साल में झारखंड का क्या होगा और उसमें आपकी क्या भूमिका होगी। इस दृष्टि से पहला सवाल पूछो, बुरा तो नहीं मानेंगे? कब मानेंगे ही तो क्या होगा उससे? नहीं, फिर भी मतलब थोड़ा सम्मान करते हुए कि भाई पूछिए। ईमानदारी वाली बात सब लोग जानना चाह रहे हैं। कब वापसी हो रही है बीजेपी में? अब मुझे तो इसकी कोई जानकारी नहीं है जी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अभी तो बीजेपी के बड़े नेता आए थे, ये कोई सवाल उनसे कर लिया होता तो शायद पता चल जाता। हाँ, तो ये मुझे पूछ लेना चाहिए था। क्या नाम है, हमारी सहयोगी स्मिता पूछती तो भाई सामने बैठे हुए हैं। लेकिन आपकी तरफ से तो रजामंदी है ना? देखिए, ये सवाल कोई मुझसे पूछता है जी, तो मैं यही कहता हूँ जी, कि अगर बाघ का और एक आदमी का आमना सामना हो जाए जी, तो जो करना है बाघ करेगा। बिल्कुल। यानी संस्कृत में एक छोटी सी उक्ति है, मौनम स्वीकार लक्षणम, यानी इनकी तरफ से हाँ है, अगर बाघ ने दहाड़ लगाया, आलिंगन लिया तो सरयू राय जी तैयार हैं। आज ये नेशनल कॉन्क्लेव में आप मान के चलिए आज इस बात को मानो। अब देखिए, कोई भी ऐसा निर्णय इतना सरल नहीं होता है। हाँ, वो तो है, सरल नहीं होता है। दूसरे, एक मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि एक खास परिस्थिति बनी, मैं भारतीय जनता पार्टी से अलग हुआ, चुनाव लड़ा, मुझे जीत मिली, मगर भाजपा से अलग होने के बाद मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं उन सिद्धांतों से भी अलग हो गया जिसके आधार पर भाजपा बनी है। जो संघ परिवार के सिद्धांत हैं, देश की राजनीति के बारे में, वैश्विक राजनीति के बारे में, सनातन संस्कृति के संबंध में, तो मैं तो 8वीं कक्षा में पढ़ता था, तब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्य शिक्षक बना अपने गांव की शाखा का, तब से मैं काम करते रहा। तो मेरी विचारधारा वही है। अब भारतीय जनता पार्टी में जो बदलाव आते हैं समय समय पर देश काल परिस्थिति के अनुसार, वो बदलाव उनके लिए निर्णय के आधार होते हैं। तो आज ये निर्णय है भाजपा में जाना नहीं होगा, तब भी उन सिद्धांतों के, उन नीतियों के लिए आज तक मैं काम करते रहा हूँ, आगे भी उन्हीं के लिए काम करते रहूँगा। और अगर हुआ तब तो सोने में सुगंध। तो नहीं होने के बाद भी कोई कम मुश्किलें नहीं खड़ा होती हैं। विचारधारा वही रहेगी। आप जानते हैं, विचारधारा के लिए हम काम करते हैं, आगे जी, काम जी। करेंगे, स्वतंत्र हैं। तो और कहा जाए तो मैं इंडिपेंडेंस एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो आज चूंकि एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, न्यूज़ 11 का 14th बर्थडे, वर्षगांठ 14वीं मनाई जा रही है, तो एक और थोड़ी सी लोगों को ऐसा पता लगे जो शायद कुछ नई बात हो, क्योंकि आपने जिक्र किया कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा हुआ कि अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर लॉस्ट हिज सीट, क्योंकि पश्चिमी जमशेदपुर से सीट नहीं मिली तो पूर्वी में पहुंच गए और वो कर दिया। तो संक्षेप में आप बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे हम लोग से, क्या एग्जैक्टली वो परिस्थिति थी? देखिए, मैं माननीय रघुवर दास जी के मंत्रिपरिषद में मैं मंत्री था। अब स्वभाव दोष कहिए, कहीं गलतियां दिखाई पड़ती हैं तो मैं उनकी ओर ध्यान आकृष्ट करता हूं। तो मैं कई चीज़ों के बारे में बताता था, ये ठीक नहीं है, ऐसा होना ठीक नहीं है, उदाहरण के साथ मैं बताता था। होता वही था, तो मैंने अपने आला कमान को ही बताया, और जब बातें आगे बढ़ी, आला कमान ने भी ध्यान नहीं दिया, तो मैंने कहा कि चर्चा में ये बात आ रही है, और इसके कहने के फिर आला कमान मतलब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से 4 अगस्त 2017 को मिला था। पुराने संबंध रहे हैं उनसे, तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं आपसे एक खास उद्देश्य को लेकर मिलने आया हूँ, क्योंकि मैं जिस मंत्रिपरिषद में हूँ मुझे रोज़ असमंजस का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मंत्रिपरिषद छोड़ दूं, और ये बात मैं आपको बताने के लिए इसलिए आया हूं। मोदी जी को बताने आप? हाँ, मोदी जी को मैंने कहा कि मैं आपको यह बात इसलिए बता रहा हूं
कि रघुवर दास जी मुझे अपने मंत्रिपरिषद में नहीं ले रहे थे, मगर आप लोगों ने उनको समझा बुझा के दबाकर मुझे उसमें रखवाया। नहीं तो मैं वहीं से छोड़ देता, कहता मैं ऐसे छोड़ूंगा, कहिएगा साहब कि हमने बनवाया और इन्होंने पूछा तक नहीं। तो मैंने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ। उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद से अलग होने के बारे तो सपने में भी नहीं सोचना चाहिए, मैं अमित भाई से कहूँगा, बात करेंगे। 15 दिन बाद अमित भाई का फ़ोन आया, मैं गया, आधे घंटे अच्छी तरह बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं 15-16 सितंबर 2017 में 3 दिन मैं रांची रहने वाला हूँ, मैं ठीक करूँगा चीज़ों को। आए भी और ठीक भी किया उन्होंने, मगर जैसे होता है ना कि एक जानवर की पूंछ होती है, खींचिए तो सीधा, नहीं खींचिए फिर टेढ़ा। तो दिसंबर आते आते फिर वही हो गया। तो मुझे भी कहीं गलत दिखाई पड़ता है, मैं खुद भी गलत करता हूँ तो कहता हूँ भाई मुझसे गलती हो गई है, मैं उसको सुधार लेता हूँ। तो यही कारण हुआ। अब बात आने लगी कि रघुवर दास जी मुख्यमंत्री हैं, नहीं चाहते हैं कि आपको टिकट मिले। मैं फिर गया, अमित शाह जी के यहाँ गया, राजनाथ सिंह जी के यहाँ गया, और मैंने कहा कि देखिए मैं 1962 से काम कर रहा हूँ संघ परिवार में। अगर आपको लगता है कि मुझे चुनाव में टिकट नहीं देना है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं खुद ही प्रेस के मित्रों को बुलाऊंगा और कह दूंगा कि भाई अब मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। मेरे एक सम्मानजनक, जिसको ऑनरेबल एग्जिट कहते हैं, आपके यहाँ से सम्मानजनक विदाई हो जाएगी, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मगर लोगों ने कहा नहीं ऐसा कैसे होगा साहब, पार्टी किसी एक आदमी की नहीं है। पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठी, मैं राजनाथ सिंह के यहाँ गया उसके सामने, उनको कहा कि देखिए आप बता दीजिए, कल तक लोग मुझे बता दें कि आपको टिकट नहीं देना है, मैं खुद ही अनाउंस करूँगा, और नहीं अगर आप मेरे साथ अपमानजनक व्यवहार करिएगा तो मैं उसी व्यक्ति के खिलाफ उसी के क्षेत्र में जाकर चुनाव लड़ूंगा जिनके कारण ये परिस्थिति पैदा हुई है। और राजनाथ जी ने इस बात को रखा पार्लियामेंट्री बोर्ड में। अब रघुवर दास ने कहा लड़ें, 5000 वोट मिलेगा, जाएंगे। मैंने फर्स्ट लिस्ट का इंतजार किया, सेकेंड लिस्ट आई, मेरा सीट पेंडिंग, थर्ड लिस्ट में पेंडिंग, फोर्थ लिस्ट में भी मेरी सीट पेंडिंग रही, और एक दिन बाद नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। तो मैंने कहा कि मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे साथ छल किया जा रहा है। तब मैंने डिक्लेयर किया कि मैं कल नॉमिनेशन भरूंगा, उसी सीट से भरूंगा। और इस स्थिति में मैं चुनाव लड़ा, और मैं स्पष्ट कहता हूं कि वह चुनाव मैं जीता नहीं हूं, वहां की जनता ने उनको हराया और मैं जीत गया। बहुत बढ़िया। तो ये सारा श्रेय जनता को वहां की है, उन्होंने चुना, मुझे जिताना है। अद्भुत, एक बार तालियां सरयू राय जी के लिए। मैं कोई अपने पुरुषार्थ से नहीं जीता वहां, नहीं, मैं इसलिए भी लोगों से कह रहा हूं कि शायद ये पहली बार होगी ये बात की दिल से खुल करके सारी बात आपके सामने आ गई है इस नेशनल कॉन्क्लेव में, तो इसके लिए साधुवाद करता हूं। तो ये तो ताजा तरीन मामला हुआ। अब 24 और 25 या 24 के भी बात करेंगे, लेकिन एक जो जनता भी जानना चाह रही है, आपने मोदी जी का जिक्र किया, 1 साल बड़े हैं मोदी जी से सरयू राय जी। 51 का जन्म आपका है, उनका 52 का है, तो हाँ 51 का। जी जी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो यात्रा है, बक्सर में जन्मे सरयू राय आज यहाँ रांची में और जमशेदपुर में एक दिग्गज हैं, और भले ही वरिष्ठ नेता न कहें, लेकिन अंदर खाने में अगर बीजेपी में वापस आते हैं तो एक पत्रकार के तौर पर मैं बता सकता हूं आपको कि जो संभावित मुख्यमंत्रियों की सूची है उनमें शायद मैं एक भावी मुख्यमंत्री के साथ भी बैठा हुआ हूं। तो ये अपनी तरफ से एक कयास लगाते हुए बोल रहा हूं, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, बक्सर से रांची, बक्सर से जमशेदपुर तक की यात्रा वाया पटना, कैसे ये जुझारू व्यक्ति वहां से बक्सर में जन्मा, पटना में शिक्षा दीक्षा, जमशेदपुर में आए और आज यहाँ झारखंड की भूमि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, संक्षेप में। नहीं देखिए, ग्रामीण इलाके में ऐसी जगह मेरा जन्म हुआ जहाँ बरसात के 4 महीने में गधा खच्चर छोड़ के कोई सवारी नहीं जाती थी। आपका गांव बक्सर के पास? बक्सर के पास मेरा संयोग था, इतना नंबर आ गया मैट्रिक में कि साइंस कॉलेज एडमिशन हो गया। साइंस कॉलेज पटना? मैं इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए चुना गया, एडमिशन लिया, फिर छोड़ दिया, फिजिक्स से एमएससी किया। जेपी मूवमेंट में हम लोग आए, वहीं से राजनीति शुरू हुई, और उसके बाद जब मैं भारतीय जनता पार्टी में, तो मैं बहुत लेट आया, 1993 में आया। उससे मैंने जनता पार्टी में 1980 में जब बिहार एक था तो जनता पार्टी का मैं इस प्रदेश का महासचिव था।
चंद्रशेखर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। चंद्रशेखर जी को अध्यक्ष जी ही कहा जाता था, अध्यक्ष ही कहा जाता था। तो और हम लोगों के लिए वो घर के व्यक्ति जैसा लगते थे, आत्मीय थे। अब भाजपा में आया तो 1995 में रांची में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, कई लोग हैं, प्रेम मित्तल जी जैसे लोग हैं बैठे हुए, जिसमें एक बड़े धड़े ने यहाँ से बगावत कर दिया जनता पार्टी भाजपा से, और वनांचल विकास मोर्चा बना के लोग 8 महीना काम किए। तब मुझे भेजा गया कि आप रांची जाइए और प्रभारी के नाते आप वहाँ का काम संभालिए। तब मैं रांची आया। उस स्थिति में जब यहाँ की सड़कों पर गोविंदाचार्य और जसवंत सिन्हा, कैलाशपति मिश्रा के पुतले टंगे होते थे और उनमें जूते की माला पहनाई जाती थी, इस स्थिति में मैं आया। तब कुछ चंद लोगों ने साथ दिया। उस स्थिति से हम लोग 1996 की बात है, ये 1995 की बात, 95-96 की बात है। तो लोग, झारखंड के लोगों को याद दिलाना चाहूँ कि अगर आज भी भाजपा की सरकार रही है पूर्णकालिक 5 साल तक, या पहले भी रही, आगे हो सकती है, तो जो नींव का पत्थर रखा गया था कटीली जमीन पर, वो उस कटीली जमीन पर चलने वाले आज आपके साथ मंच पर बैठे हुए हैं। और मैंने जब पशुपालन घोटाला उठाया तो उसका स्रोत, उसकी गंगोत्री रांची में ही थी, चाईबासा रांची थी। चाईबासा तो एक जिला के नाते वहाँ से मामला उठा, तो वो यही अलग कहानी है। तो इन सबों से संघर्ष करते हुए जो सामान्य लोग थे, कार्यकर्ता, ये सब जुटे और 1996 के चुनाव में सबके विरोध के बाद भारतीय जनता पार्टी 14 में से 12 सीट जीत गई। बाबूलाल जी केवल 5000 वोट से दुमका से हारे थे। बाबूलाल वनांचल के अध्यक्ष थे, नौजवान थे, इसलिए पुराने लोगों ने बगावत कर दिया था कि नए लड़के को बना दिया साहब। लेकिन 98 में बाबूलाल जी भी जीते, 98 बाबूलाल भी जीते और लगातार 4 बार जीते। हाँ, जीते। फिर बाबूलाल जी मुख्यमंत्री बने, अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री बने, ये चीज़ें आते रहीं। तो पार्टी ने मुझे यहाँ कहा कि जाइए और वहाँ रह के ही वहाँ का काम करिए। आ गया। मैं तो 2005 में जमशेदपुर से चुनाव लड़ने के बारे में सोचता भी नहीं था, मैं तो बोकारो से चाहता था। मगर अचानक मुझे लोगों ने कहा कि नहीं, जमशेदपुर पश्चिम से लड़ना है, तो मैं तो ब्रीफकेस लेकर गया, नॉमिनेशन किया, चुनाव जीत गया। तो कई बार ऐसे संयोग होते हैं जो जीवन में भूमिकाओं का निर्धारण। इस प्रकार आप झारखंड के होके रह गए आज की तारीख में। हाँ, मैं यहाँ आ गया और तब से। तो हम लोग बात करते हैं ना, इंडिया इज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में अनेकता का देश है। अगर झारखंड की बात करें तो एक समस्या है, आज भी है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते हैं, वो है आदिवासी गैर आदिवासी वाली बात। दिल पे हाथ रख के कहिए तो ये समस्या है, भगवान करे जल्दी से जल्दी समाप्त हो। तो वो अनेकता में एकता जो राष्ट्र की बात होती है, शायद आदिवासी और गैर आदिवासी एकता के रूप में भी एक प्रतीक के रूप में हम सरयू राय जी को मान सकते हैं। लेकिन अगला सवाल है, जो कि बड़ी चुटीली बात आपने कही थी, 95-96 में, आज तो चारा घोटाला में लालू जी जेल जा चुके हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो उजागर करने वालों में भी आज यहाँ बैठे हुए हैं। और मुझे याद है उस समय मैं आज तक शुरू हुआ था, आया था चाईबासा में, अमित खरे डीएससी थे, उन्होंने साइन किया जब पहला केस हुआ था लालू जी के खिलाफ। तो सवाल आपसे ये है कि ये तो चारा घोटाला बहुत प्रचलित हो गया, लेकिन ये इतने, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये राजनेता नहीं होते तो बहुत अच्छे खोजी पत्रकार होते, क्योंकि एक चारा घोटाला नहीं, ये आप खुद अब गिनवाइए हमारे दर्शकों को कि न जाने कितने घोटाले आपने निकाले हैं बिहार और झारखंड में, और आज भी उन पर केस चल रहा है। और कैसे आप इतना समय निकाल पाते हैं कि जनता की गाढ़ी कमाई में जो घोटाले में गए उसको कैसे सूंघते हैं और कैसे निकालते हैं बाहर और पेश करते हैं सामने। देखिए, मैंने 10 साल तक पत्रकारिता में काम किया, नवभारत टाइम्स के लिए। जी देखिए, मैं लिखता था, मुझे कहा गया था मैं नवभारत टाइम ज्वाइन कर लूँ, मैंने कहा ज्वाइन नहीं करूँगा, फ्रीलांसर के नाते काम करूँगा। और मैंने इतना काम किया कि मुझे क्रेडेशन मिल गया फ्रीलांस जर्नलिस्ट का। और तब मुझे अरुणरंजन जी यहाँ संपादक हुए, पहले दीनानाथ जी थे, उनके साथ काम किया। तो कहा गया कि आप एडिट पेज के लिए बिहार की आर्थिक स्थिति पर एक लेख लिखिए, हर सप्ताह छपेगा, और आप जो न्यूज़ भेजेंगे उसको हम लोग फ्रंट पेज पर एंकर के रूप में छापेंगे। तो मैं लिखता था, वो किताब मेरी पब्लिश हुई है, समय का लेख के नाम से। तो अखबार के एक एंकर लिखने के चक्कर में आपने जो शोध किया, उस शोध के आधार पर चारा घोटाला निकला। उसका ही नतीजा है। अद्भुत। मैं बजट का अध्ययन करता था, फाइनेंशियल रिपोर्ट का करता था, जो प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट उसका अध्ययन करता था। और मैंने 1994 में
अमित खरे की मां का मामला तो 1996 में आया। जी जी। मैंने 1994 में जयप्रकाश जी के जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पशुपालन घोटाला हो रहा है और खजाने से अवैध निकासी हो रही है। कोई एक आदमी हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता था, मगर जब सीएजी के रिपोर्ट में ये सारी बातें 1995 के दिसंबर में आ गईं, तब सब मानने लगे घोटाला हो रहा है और ट्रेजिज पर रेड होने लगी। तो ये मैं आप लोगों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि अगर केवल घोटाले की रहस्यमयी बात ही करते रहें, उसी रोचक वार्तालाप में 1 घंटा निकल जाएगा, लेकिन यहाँ समय की सीमाएं हैं। तो आप केवल हमें गिना दीजिए कि चारा घोटाला के अलावा और कौन कौन से घोटाले आपने अब तक उजागर किए हैं उसी से हम लोग काम चला लेंगे। सबसे पहले कोऑपरेटिव के बिस्वमान की खाद से भोजपुर रोहतास जिले के रबी की फसल जल गई थी। वो चारा घोटाला के पहले, वो 82 का मामला है। 82 का, हाँ। मैंने इस मामले को उठाया। लोग शुरू में तो रुचि लिए, बाद में उपेक्षा करने लगे। तब मैं इसकी गहराई में गया और मैंने पता किया कि नकली खाद सूरत के एक फैक्ट्री से आई है और सूरत में उस नाम की कोई फैक्ट्री नहीं है। तो मैंने दस्तावेज इकट्ठा किया और जब भागवत जहाजात साहब मुख्यमंत्री हुए तो हमारी रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने सभी कोऑपरेटिव संस्थाओं को सुपरसीड कर दिया। उसमें तपेश्वर बाबू जैसे दिग्गज आदमी, बिस्कोमान का डॉन माने जाते थे तपेश्वर बाबू थे। तो पहली शुरुआत थी। लालू जी तो हम लोग के गहरे दोस्त थे। मैंने कहा उनको कि भैया ये गलती हो रही है। अरे छोड़ा हो ही जाए। फिर उसके बाद मधु कोड़ा जी का मामला आया। मैंने उनको भी समझाया, बताया, लिखा। उन पर तो किताब ही लिखी मैंने, मधु कोड़ा लूट रहा है। तो बाद में बता, हमारी सरकार थी, मैं उसको भी बताता था और मैंने उस समय कहा कि देखिए मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई तीसरा मुख्यमंत्री हमारे हाथ से जेल जाए। अपनी सरकार है, इस बात को समझिए। तो रघुवर दास जी के यहाँ भी कुछ घोटाला का मामला लग रहा था क्या? मैंने उठाए हैं, लिखे हैं, उस पर 2-3 पुस्तकें हैं, मैं आपको दे दूंगा। चलिए, तो अभी घोटालों पर विराम लगाता हूँ। वो रघुवर दास जी चाहे किसी की भी, लालू जी, सब उनके आंच से जले हुए होंगे, लेकिन हम इसकी राजनीतिक मर्यादा पर लौटते हुए, जैसा आपने कहा 8वीं कक्षा में ही आपका एक लगाव संघ से या हो गया था, तो ये जो संघ की जो ठोस धरातल रही है आपके पूरे जीवन में, वो कितनी उपयोगी रही है आपकी राजनीतिक यात्रा में? देखिए, संघ से संयोग के कारण संबंध हुआ। 1962 में मैं 8वीं क्लास में था, भारत और चीन का युद्ध हुआ था। उसमें गांव-गांव में हर स्कूल में राष्ट्रवाद के नारे लगाए जाते थे और प्रभात फेरियां निकाली जाती थी। वैसे समय में संघ के लोग अपने संगठन का प्रसार करने के लिए उस इलाके में गए और एक राष्ट्रवादी संगठन के नाते मेरा उनसे संबंध हुआ। उन्होंने अपनी गांव की शाखा का मुझे मुख्य शिक्षक बना दिया। विद्यार्थी परिषद के साथ काम किया, जनसंघ के साथ काम किया, भाजपा के साथ मैं बहुत देर में काम किया। कई बार मतभेद भी हुए और मैं अलग भी हुआ। मैं तो ये प्रवृत्ति रखता हूँ कि भाई मैं ही पीछे हट जाता हूँ, छोड़ देता हूँ। अनेकों बार ऐसा हुआ। संघ की जो ठोस धरातल से मदद मिली आपको अपनी राजनीतिक यात्रा में? नहीं, संघ की विचारधारा को हमने पढ़ा। मुख्य रूप से दीनदयाल उपाध्याय जी की जो पुस्तकें थीं, विचार थे, और उनको पढ़ने से ऐसा लगता था कि मेरी भी यही सोच है जिसको उन्होंने पहले कहा है, समानता। तो हाँ, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत थे, सांस्कृतिक सिद्धांत हैं, इन सबों में मन मिला और आज तक भी मैं समझता हूँ कि वे सही हैं और अंततः देश को उन्हीं के आधार पर आगे बढ़ना पड़ेगा। यहीं से तो हमने बातचीत की शुरुआत की थी। तो अब जो एक विचारधारा की राजनीति होती है, उसकी अंतिम परिणति होती है चुनावी राजनीति, विच इज कॉल्ड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जहाँ सीट जीतनी ही पड़ती है, पैसा खर्च करना ही पड़ता है। तो खैर, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। तो उस सीढ़ी में आप बतौर मंत्री रहे 5 साल पूरे रघुवर दास जी के मंत्रालय में। तो वो अनुभव जरा अंत में अब समापन करें तो ठोस राजनीति से। देखिए, मैं चुनाव लड़ा, संगठन ने लड़ाया और 2005 के चुनाव की सारी व्यवस्था संगठन ने की। और मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, संसदीय कार्य, फूड सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, मैं मंत्री था, मंत्रालय आपका था। मंत्री था। उसमें मैंने कई बार केंद्र की नीतियों में सुधार के लिए लिखा, राज्य के हित में है, ये ठीक नहीं है। बुरा भी लगा भारत सरकार को, कई नियम मेरे कारण से बदलाव भी हुए। तो मैं जो सही रहता था उस बात को मैं राज्य में और केंद्र में कहता था, बिना संकोच के कहता था और तथ्य के साथ कहता था। तो मैं जब तक मंत्री था, सारे रिकॉर्ड होंगे आज भी विधानसभा और मंत्रालय में, कि मैंने किसानों के लिए उनके उपज का जो कीमत मिलती है
उसके लिए मैंने काम किया, उनको बोनस दिलवाया, जो डिजिटाइज हुआ सारा राशन कार्ड, इसमें भ्रष्टाचार था। नमक के टेंडर में मैंने फुट डाउन किया और कहा कि नहीं, ये टेंडर नहीं हो के रिवर्स बीडिंग इसकी होगी, जो सबसे कम दाम में आएगा उसका होगा। तो मैंने कई बदलाव कराए। मैं चाहूंगा कि अगले चंद मिनट जो बचे हमारी बातचीत के, उस समय तक ये सवालों का बोझ संभाल ले। जी। अब अंत में मैं जानना चाहूँगा, और वो मैं बाबूलाल जी आएंगे उनसे भी पूछूंगा कि जैसे अभी वरिष्ठ नेता आए थे, कोई नहीं, हमारी एंकर पूछते रह गई, नहीं बता पाए कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे उन 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। तो जाहिर है अगर भाजपा जीतती है, पत्रकार तो हम अगर ही कह सकते हैं, अगर भाजपा जीतती है तो प्रमुख दावेदारों में से बाबूलाल जी होंगे, आप होंगे और भी लोग होंगे। तो अगर कहीं आप मुख्यमंत्री बने तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी झारखंड के लिए? देखिए, जैसा राज्य झारखंड है, जी, झारखंड राज्य की बनावट जैसी है जनसंख्या की, उसमें मेरे जैसे व्यक्ति के लिए मुख्यमंत्री बनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, संभव नहीं। इसलिए ये देखिए ईमानदारी वाली बात, इस भ्रम में रहना ठीक नहीं होता है। जी। बाबूलाल जी बने थे, मैं प्रभारी था जब इस राज्य का, तो 2 मुख्यमंत्री बने, बाबूलाल जी बने, अर्जुन मुंडा बने हैं, और दोनों से भी कई मुद्दे पर मतभेद हुआ। तो बाद में लोग पूछते थे, मैं आज भी कहता हूँ कि इस झारखंड की राजनीति में बाबूलाल वाज माई फर्स्ट लव एंड अर्जुन मुंडा द नेक्स्ट चॉइस। क्या बात, समझे ना? तो मुझे लगता है इस राज्य में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इन्हीं दोनों में से कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा। चलिए, तो ये भी एक संदेश लेके जाइए आप लोग। अगला अगर बीजेपी जीतती है तो मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी या अर्जुन मुंडा में से एक होंगे, ये मैं नहीं, सरयू राय जी कह रहे हैं। तो अंत में वो जाना, अच्छा हाँ, ये भी गौर किया आप लोगों ने कि राजनीतिक हैं लेकिन भाषा रोमांटिक भी है, फर्स्ट लव एंड द नेक्स्ट चॉइस, वंडरफुल सर। तो अंत में मैं जानना चाहूँगा, आप चूंकि वरिष्ठ हैं और ग्रास रूट वाले हैं, ओवरऑल जो जनता जानना चाहेगी, 23 साल हो गए झारखंड के, तो अभी कितने संतुष्ट हैं, कितने नहीं, और आगे 10 साल या 20 साल के लिए क्या देखते हैं आप झारखंड? मैं एक बात आपके सामने रखना चाहूँगा जी, कि जैसे जैसे झारखंड में सरकार की उम्र बढ़ते जा रही है, समस्याएं और घनीभूत होती जा रही हैं। आज की जो स्थिति है कि राज्य की सरकार विधानसभा से वैसे प्रस्ताव पास कराती है जो संविधान के अनुकूल नहीं है, राज्यपाल लौटा देते हैं, तो कहते हैं कि राज्यपाल यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। तो मैं हमेशा ही कहता हूँ, खुलकर कहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने कहा, विधानसभा में भी कहा है कि जैसे भारत में विभिन्नता में एकता की आवश्यकता है, वैसे झारखंड में भी है। भारत से अधिक विभिन्नता झारखंड राज्य में है। वही तो मैंने कही बात। तो यहाँ की कोई नीति होगी, जब तक वो समावेशी नहीं होगी तब तक ये राज्य कामयाब नहीं होगा। 1932 का खतियान पर आज कोई बोलना नहीं चाहता है, और वो शायद पास हो चुका है। पास हुआ फिर लौट के आया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, जिसकी सरकार बनती है वह अपने समर्थक वर्ग के लिए अधिक से अधिक करना चाहता है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। आप अधिक से अधिक कर सकते हैं मगर 100% नहीं कर सकते हैं। संविधान ने जो सीमा मर्यादा तय किए है और जिसको 2002 में, 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इसको स्पष्ट किया है, तो 1932 के खतियान से मेरे जैसे व्यक्ति को कोई एतराज़ नहीं है। मगर 1932 और 2000 के बीच और 2000 और 2023 के बीच जो भी घटनाक्रम हुआ है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस बात को सबको समझना होगा, तभी एक स्थिर सरकार होगी, तभी ये राज्य विकास करेगा और तभी सबके लिए हम करेंगे। ये होगा संविधान का पूरी तरह से पालन सरकार करती तो ये नहीं होता कि विधानसभा से 1932 का खतियान पास करा रहे हैं स्थानीयता के लिए और नौकरियां देते समय कोई स्थानीयता की परिभाषा ही नहीं है। ये हो रहा है। तो संविधान के आधार पर चुने गए व्यक्ति, विधानसभा में संविधान की शपथ लेने वाले व्यक्ति अगर संविधान के साथ इस तरह से क्रूर मजाक करेंगे तो कोई समाज कैसे आगे बढ़ सकता है। और इस राज्य की दूसरी समस्या है कि 23 वर्षों में यहाँ पुलिस प्रशासन नौकरशाही का जो चेहरा सामने आया है, मैंने कल ही ट्वीट किया प्रधानमंत्री को टैग करके, जो उन्होंने कहा है 300 करोड़ मिलने पर कि पाई का हिसाब लूँगा। तो मैंने कहा कि पाई का हिसाब लेने का वक्त आ गया है, अब विलम्ब घातक होगा।
ईमानदार आप हैं तो आजकल में उसका हिसाब लीजिए, नहीं तो जो भावी पीढ़ी आ रही है IAS IPS की, वो इन्हीं लोगों को अपना रोल मॉडल मानेगी। वही मैं कह रहा जो था। आज जेलों में हैं, तो ये रोल मॉडल भावी पीढ़ी की होंगी, तो प्रशासन का भविष्य क्या होगा इस राज्य में? धनाढ्य लोग या बड़े पद वाले लोग को अपनी सफलता की परिभाषा मत मानिए। अगर आप सुखी हैं, माता पिता से संबंध आपके अच्छे हैं, भाई भाई में लड़ाई नहीं हो रही है, तब आप सफल हैं। तो ये झारखंड के विकास के लिए आगे 10-20 साल के लिए सलाह दी है एक वरिष्ठ राजनेता ने। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाली जो मैंने मिल कर दिया है, और मैंने ये भी कहा है कि यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए। आज पढ़ते होंगे, ये विषयांतर मैं थोड़ा कर रहा हूँ, रांची में हरमू नदी का सवाल उठता है, हरमू नदी सोनरेखा का सवाल उठता है। तो इस राज्य में जल है, जंगल हैं, नदियाँ हैं, जल स्रोत हैं, उद्योग इतना बढ़ेंगे तो इन जल स्रोत, इन प्राकृतिक स्रोतों की रक्षा आप बढ़ते हुए औद्योगिकरण से नहीं करिएगा तो राज्य नहीं पनप सकता है। हम लोगों ने तो 2004 से दामोदर को साफ करने का आंदोलन शुरू किया। 4 अगस्त 2017 को मैं प्रधानमंत्री से मिला था, उन्होंने पूछा क्या हो रहा है दामोदर अभियान के बारे। मैंने कहा कि आप लोगों का जो गंगा एक्शन प्लान है वैसा नहीं हो रहा है, और मैंने स्पष्ट किया है कि कोई दामोदर जैसा जल स्रोत गंदा हो रहा है तो कोई सरकार, समाज, व्यक्ति धृष्टता नहीं कर सकता है कि हम इसको साफ कर देंगे। नदियां तो हर साल मानसून में अपने आप को साफ कर लेती हैं, बाद के 8 महीने में हम उसको गंदा करते हैं। इसलिए नदी पर कृपा करने की जरूरत नहीं है, गंदा करने वालों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। नदी साफ रहेगी, और यही बात गंगा जी में भी अपनाइए आप नरेंद्र मोदी जी, तो गंगा जी साफ हो जाएंगी। नहीं तो अब तक 10-12 हज़ार करोड़ खर्च हो चुका है, नतीजा नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने तो 2004 से 2018 के बीच आज दामोदर 95% से अधिक औद्योगिक प्रदूषण से साफ, क्लीन हो गया है, स्वच्छ हो गया है। लोग घरों में उसका पानी इस्तेमाल करते हैं, और 2004 में उसमें केवल उद्योगों की स्लरी और राख बहा करती थी। ये सामने हैं, आंकड़े हैं इसके। ये हुआ जनता के प्रयास से हुआ, और हम लोगों ने रोका उनको जो गंदा कर रहे थे। यानी सुधार है, आगे बढ़ रहे हैं। दामोदर में बिल्कुल सुधार है। सोनरेखा को भी 5 भाग में बांट के सुधार करने के हम लोग बढ़ रहे हैं। जंगल जिस तरह से कट रहे हैं, जंगल में जो वन्य जीव हैं उनकी मौत हो रही है, हाथियों की मौत हो रही है। कभी सरकार ने एक बार चिंता जताई उसके लिए? तो कुल मिलाकर के अभी जो समय की सीमा की मर्यादा का पालन करते हुए ये बड़े महत्वपूर्ण 2 झारखंड के विकास की जो प्रमुख शर्तें सरयू राय जी ने बताई है। 1, सामाजिक रूप से समरसता। 2, औद्योगिक विकास अपनी जगह पर है, लेकिन पर्यावरण की रक्षा का भी हमें सजग होना होगा। तो इन्हीं सकारात्मक बिंदुओं के साथ ये अत्यंत रोचक बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद सरयू राय जी आपका आने के लिए।